So hello everyone, welcome back to our channel Lotus True Law. If you like my story, then subscribe my channel, like, share and comment. तो इस एपिसोड की भी शुरुआत वहीं से होती है जहां वांगजी विंग से कह रहा था कि तुम्हें किसने कहा ये फ्लावर मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और विंग माफी मांग रहा था कि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुम ये मेरे लिए लाए हो। विंग वांगजी की ऐसी बातों से हैरान नहीं था और न ही शौक था, क्योंकि वो कुछ सोच रहा था। लेकिन उसके अलावा सभी वांगजी की ऐसी बातों से शौक थे, उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। वांगजी मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो पूरी तरह से विंग को इग्नोर कर रहा था। ये बात विंग ने उसकी बातों से ही मालूम कर ली थी। कुरेन वांगजी से कहते हैं, वांगजी ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का? तुम भूल गए कि विंग तुमसे उम्र में बड़ा है? और क्या तुम ये भी भूल गए कि तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप है? तुम उससे ऐसी बात नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो भी वो हर साल तुम्हारे लिए व्हाइट रैबिट लाता है, उस जगह जाता है जहाँ उसका घर है, जहाँ उसके अपने हैं। वो चाहकर भी सभी अपनों से मिल नहीं सकता और वो इसकी परवाह ना करते हुए हर साल वहाँ जाकर तुम्हें व्हाइट रैबिट लाता है और तुम हर साल वो रैबिट यहाँ रिटर्न कर देते हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कैसे बिहेव कर रहे हो? क्या तुम्हें एहसास भी है वो चाहकर भी अपनों से नहीं मिल सकता? वांगजी ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है जैसे मैं भी पिछले 8 सालों से अपने अपनों से नहीं मिल सका। किसी ने जानबूझकर मुझे अपनों से दूर जो किया, इसका फल तो उसे मिलना ही चाहिए ना अंकल। कुरेन गुस्से से कहते हैं, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। क्या तुम्हें यही सिखाया है लानी ने? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम बहुत अच्छे कल्टीवेटर बन चुके हो। क्या वो सब कुछ झूठ था? मैं कुछ भी सच नहीं था? जी फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल ये बताना कि कौन झूठ है कौन सच है बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए, जब से मैं इस विभूषण से मिला हूँ। ब्रेन जिसे कहते हैं, बस वांगजी मुझसे जबान लड़ा रहे हो या फिर विंग को ताना मार रहे हो, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अपनी हद पार नहीं कर सकते। सुना, विंग तुमसे उम्र में बड़ा है, ओहदे में भी, तुम ये जान लो। विंग जो वांगजी की चुपचाप बातें सुन रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जान चुका था कि शायद लानी ने वांगजी को सब कुछ बताया है। पर लानी ने तो उससे प्रॉमिस किया था वांगजी को तब तक सच नहीं बताएगी जब तक वो खुद उसके सामने नहीं आए। और आज वो उसके सामने आ गया था। उस वक्त जब विंग वांगजी को लानी के पास छोड़ने गया था, तब वो जानता था कि लानी किसी की भी मेमोरी रीड कर सकती है और उसकी हर बात वो जान सकती है। और जब विंग को इस बारे में पता चला तो विंग ने जाने से पहले अपनी पूरी मेमोरी को सील कर दिया था। और उसके बाद वो वांगजी को छोड़ने गया था लानी के पास। विंग एक गियर था तो उसके लिए ये करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर उस वक्त वो भूल गया था उस इंसान की मेमोरी को सील करना जो उसके साथ उसके पीछे पीछे वहाँ आया था। इंसान की मेमोरी जानकर लानी ने तब विंग से कहा था कि आखिर तुम क्यों इस शख्स की सच्चाई सभी से छुपा रहे हो और जिससे सजा देनी चाहिए उसके साथ घूम रहे हो। और यही बातें उस वक्त वांगजी ने सुनी थी। और उस वक्त लानी ने विंग से ये भी कहा था कि भले ही तुम आज सबसे सच छुपा रहे हो, लेकिन एक बात जान लो, तुम सच को बहुत देर तक नहीं छुपा सकते। और क्या होगा जब तुम उसके सामने आओगे और वांगजी को पूरी सच्चाई पता चलेगी, तब तुम क्या करोगे? ऐसा लानी विंग से कह रही थी और वो बातें विंग को अपने सामने सच होती दिख रही थी। लानी के अलावा ये मेथड और कोई नहीं सीख पाया था और लानी ने ये मेथड अब वांगजी को सिखाई थी। इसके साथ साथ लानी को कई मैजिक ट्रिक आते थे और जो विंग स्पेशली वांगजी को सिखाना चाहता था, ताकि वांगजी ये बचपन से जान सके उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सच है कौन झूठा है, ये वो पहचान सके। यही रीजन था कि विंग ने लानी के पास वांगजी को भेजा था। विंग अपने ही ख्यालों में था और उसका ख्याल तब टूटा जब कुरेन वांगजी पर चीख रहे थे। विंग अपने होश में आते हुए कुरेन से कहता है, कोई बात नहीं अंकल, अब गुस्सा मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि वांगजी मुझ पर अभी भी गुस्सा है कि मैंने उसे लानी के पास भेजा था। जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने उसकी भलाई के लिए ये किया था, तब वो ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा अंकल। और इस पर वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी भलाई? मुझे तो लगा ब्रदर से छुटकारा पाने के बाद तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए तुमने मुझे इस क्लैन से दूर किया। तुम फिर अपनी मर्जी से कहीं भी किसी के भी साथ घूम सकते हो, है ना, अपने हाथों में हाथ लेके। वांगजी की ऐसी बातें सुनकर विंग की आंखें अभी तक खुशी के आंसुओं से छलक रही थी। अब उसकी आंखों में दुख और
गम के आंसू साफ साफ दिखाई देने लगे थे। विंग साफ साफ देख पा रहा था कि वांगजी के दिल में उसके लिए कितनी नफरत बढ़ चुकी है। ये वो वांगजी नहीं था जो 12 साल का था। ये वो वांगजी नहीं था जो विंग के साथ मुस्कुराता था, उसके साथ खेलता था, उसे अपना मानता था। मानो ये कोई और हो, ये विंग महसूस कर पा रहा था। इस जवाब पर कुरेन वांगजी से कहते हैं, वांगजी शायद तुम्हें यहाँ रूल को सीखना इतना ज़रूरी है जितना तुम्हारे लिए सांसें लेना। शायद तुम उस वांगजी को कहीं दफना कर आ गए हो जो ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करता था। वांगजी कहता है, हाँ हाँ अंकल, उस वांगजी को तो मैं दफना कर आया हूँ तभी जब मैं इस क्लैन को छोड़कर गया था लानी के पास। साफ लग रहा था कि मानो वो बगावत कर रहा है, कुरेन के साथ नफरत करता है विंग से। वो ऐसी बातें कर रहा था और हर कोई उसकी इन बातों से उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। इस पर कुरेन फिर से कहते हैं, बस बहुत हो गया वांगजी, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो आज मैं यहाँ पर इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आज यहाँ सभी क्लैन लीडर्स आ रहे हैं, तुम्हारे वापस आने की खुशी और तुम्हारे जन्मदिन पर पार्टी रखी गई है। तुम्हें उन सभी से मिलना है। शाम को वो सभी इकट्ठा हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस वक्त भी तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जिसे करने के बाद मैं मजबूर हो जाऊँ तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दे सकता हूँ। पर वांगजी उन्हें कोई जवाब दिए बिना हंगशी के अंदर चला गया। उसके पीछे विंग और कुरेन भी आ गए और सभी कल्टीवेटर्स वही बाहर खड़े रहे। अपने ब्रदर की पोर्ट्रेट को देखकर वांगजी सहम सा गया। इतने सालों बाद वो आज हंगसी में आया है। इस हंगसी से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है अपने ब्रदर और विंग के साथ की। अंदर आते ही उसने देखा कि विंग के पेड़ के पास आज भी सिचन की स्वाड है तो उसके पोर्ट्रेट के पास आज भी सिचन की फ्लूट रखी हुई है, जिसे देख उसे वो वक्त आ गया जब सिचन की डेथ हो गई थी। कुछ दिनों के बाद बहुत सारे कल्टीवेटर और विंग उन्हें ढूंढने गए नी फॉरेस्ट में। लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें सिचन नहीं मिला और सिचन का कुछ भी पता नहीं चला। विंग को उस फॉरेस्ट में सिर्फ सिचन की स्वाड और फ्लूट मिली थी, जिसे देखने के बाद विंग तो पहले ही वहाँ बेहोश हो गया था। उसे वापस गुस्सू में लाया गया तो वो होश आने के बाद फलों की तरह स्वाड और फ्लूट को ढूंढने लगा। सभी से कहने लगा कि सिचन की फ्लूट और स्वाड कहाँ रखी है, बताए, वो उसे वापस दे दे। यही वो कहे जा रहा था। मानो सिचन की फ्लूट और स्वाड अपनी आंखों के सामने ना दिखी तो वो अभी अपनी सांसें रोक ले। वो ऐसे बिहेव कर रहा था क्योंकि अंकल ने उस स्वाड और फ्लूट को वही रखा था जहाँ हर कल्टीवेटर की डेथ के बाद उसका ये सामान रखा जाता था। भी किसी की मौत होती, उनके यूज़ किए हुए स्वाड या फिर फ्लूट जो भी हो वो एक कमरे में रखे जाते थे जहाँ उनका ड्रोम बनाया गया था। वहाँ कोई भी नहीं जा सकता था और ना ही उनकी स्वाड को कोई बाहर ला सकता था। जब भी किसी कल्टीवेटर की डेथ होती है तो उसके यूज किए गए स्वाड के साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ उसकी स्पिरिट भी जुड़ी होती है। अगर उसके वो औजार उसके पार्टनर के पास रहे तो उसके लिए बहुत बुरा हो सकता है और इसी वजह से उसके यूज किए गए स्वाड को उस कमरे में सील करके रखा जाता था और ये बात सिर्फ और सिर्फ क्लैन लीडर यही जान सकते थे और अगले आने वाले क्लैन लीडर सिचन थे। तो सिचन को ये बात पता थी और सिचन ने विंग को एक बार बात बताई थी और इसी वजह से विंग उन सभी से वो स्वॉर्ड को मांग रहा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर सिचन के साथ क्या हुआ है। हो सकता है अगर उस स्वॉर्ड को वो अपने पास रखता है तो वो सिचन की स्पिरिट के जरिए ये जान सकता है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का बैक ही दिखाई देता जिस इंसान ने सिचन को मारा था। और यही सब देखकर हर रात विंग कांपते हुए अपने सपनों से जाग जाता था। यही रीजन था कि उनकी यूज की गई स्वाड एक कमरे में सील करके रखी गई थी ताकि विंग को कुछ ना हो, उस पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। पर विंग उस वक्त सभी से लड़ रहा था, अंकल से लड़ रहा था और सभी से लड़ गया था सिचन के स्वाड और फ्लूट के लिए। वो सभी से यही कह रहा था, मेरा सिचन अभी जिंदा है अंकल, बात पर यकीन कीजिए, सिचन को कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था अंकल कि वो बहुत जल्द आ जाएंगे, मैं उनका इंतज़ार करूँ। प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करिए। मुझे वो स्वॉर्ड और
फ्लूट वापस दीजिए। सिचन की डेथ नहीं हुई है तो आप उसे कैसे उस कमरे में रख सकते हैं अंकल? विंग ना किसी की बात सुन रहा था और ना ही किसी को अपने करीब आने दे रहा था। पागलों जैसे वो सिर्फ यही कहे जा रहा था, अब सिचन की स्वाड और फ्लूट उस कमरे में नहीं रख सकते अंकल। वो नहीं मरा है, वो वापस आ जाएगा। प्लीज उसे बाहर निकालिए, उस स्वाड को बाहर निकालिए अंकल, उस फ्लूट को बाहर निकालिए। और आखिरकार उसकी जिद के कारण, उसकी ऐसी हालत देखकर अंकल और सभी कल्टीवेटर्स ने उसे सिचन की फ्लूट और स्वाड दी। तभी से विंग उस स्वाड को अपने बेड के पास सिरहाने रखता था और फ्लूट को अपने सीने से लगाकर सोता था। उसे तभी नींद आती थी जब फ्लूट उसके हाथों में हो। उसके बाद वो भयानक तरीके से अपने सपनों से जागता था, मानो वो फ्लूट उसे कुछ दिखाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, जो वो अपने सपने में देखकर कांपता था। उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग जाता था हर बार जब भी वो सपने से जागता था। और वो कभी कभी अलग ही बिहेवियर करता था, कभी कभी जोर जोर से रोने लगता, तो कभी कभी वो बार बार ही बातें दोहराता। सिचन आप कहाँ है? मैं जिम्मेदार हूँ आपकी मौत का। मेरी वजह से उसने आपको मारा। मैं आपकी लाइफ में ना आता तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी अंकल को तो कभी लान हुआन को सिचन की मौत का जिम्मेदार बताता। कभी कभी हंसने और रोने एक साथ लगता था और कई बार उसे संभालना इतना मुश्किल हो जाता था कि उसे सुलाने के लिए मेडिसिन का यूज करना पड़ता था। सिचन के मौत के कुछ महीनों बाद विंग सो रहा था और वांगजी उसके पास बैठा हुआ था और विंग नींद में ही बड़बड़ा रहा था। आप हवा में क्यों मिल रहे हो? सिचन प्लीज इसे रोकिए सिचन, मुझे छोड़कर आप नहीं जा सकते। यही बातें दोहराते विंग चीख कर उठ बैठता है और 12 साल का वांगजी जो उसके पास बैठा हुआ था को देख कर कह रहा था, विंग क्या हुआ? तुम सपना देख रहे हो? ये बस सपना है विंग, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यही तुम्हारे पास रहूँगा। वो 12 साल का वांगजी यही बातें कर कर विंग को समझाता था। विंग अब वांगजी की तरफ देखता है और उससे अपने सीने से लगाते हुए रोते हुए कहता है, वांगजी क्या तुम भी मुझे उसके जैसे छोड़कर जाओगे? क्या तुम भी मुझे अकेला छोड़ोगे? बोलो वांगजी। वांगजी ने कहा, नहीं विंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कभी भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊँगा विंग, पक्का प्रॉमिस। जिससे सुनकर विंग ने कहा, सच कह रहे हो ना वांगजी? क्या तुम भी अपना प्रॉमिस तोड़ोगे नहीं ना? अगर कभी तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपना प्रॉमिस कैसे पूरा करूँगा, कैसे निभाऊँगा सिचन को दिया गया वो प्रॉमिस? वांगजी कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें मरते दम तक खुद से दूर नहीं करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, आई प्रॉमिस यू। और प्रेजेंट में वांगजी जो उस स्वाड को देख रहा था, उसके ज़बान पर यही शब्द सुनाई दे रहे थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, आई प्रॉमिस यू। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। और वांगजी की ये बात सुनकर विंग उसे हैरानी से देखने लगा और वांगजी को ऐसी बातें करते देख कुरेन कहने लगे, वांगजी तुम क्या कह रहे हो? किसके पास रहने की बात कर रहे हो? बोलो। और वांगजी होश में आते हुए हड़बड़ाते हुए कहता है, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कुछ नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ अतीत की पुरानी यादें आंखों के सामने आ गई थी जो सिर्फ और सिर्फ जख्म देती है अंकल। और वांगजी फ्लूट को पॉइंट करते हुए कहने लगा, अंकल क्या मैं ब्रदर की फ्लूट ले सकता हूँ? नहीं, कुरेन ने कहा, तुम्हें पता है ना कि विंग इस फ्लूट को अपने साथ ही रखता है, वो किसी को छूने नहीं देता, तुम इसे नहीं ले सकते हो। ये सुनकर वांगजी एक इविल स्माइल दे रहा था, मानो उसके माइंड में कुछ चल रहा हो। और आखिर उसके माइंड में क्या है आने वाले कल में ही पता चल सकता था। वो बस ठीक है कहता है, अंकल मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? ये सुनकर कुरेन ने कहा, हाँ चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जिंक्सी में पूरी तैयारी विंग ने खुद की है, पूरे जिंक्सी को उसने खुद सजाया है, बिल्कुल वैसा जैसे तुम्हें बचपन से पसंद था, जैसे तुम्हें पहले पसंद था। पर ये सुनकर वांगजी ने कहा, पर वक्त के साथ साथ इंसान की पसंद नापसंद बदल जाती है अंकल, जैसे कि विभूषण की वो पहले की आदत अकेले कहीं नहीं जाने की, पर अब वो कहीं भी अकेले जाता है और किसी के भी साथ ईलिंग के फॉरेस्ट में और ईलिंग की मार्केट में घूमता है। ठीक कहा ना अंकल? ये कहकर वो हंसी के बाहर कदम रखता है। फिर से विंग से पीछे से आवाज देते हुए कहता है, जो अब तक उसकी बातें खामोशी से सुन रहा था। विंग ने कहा, रुको वांगजी,
मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, पर यह गुस्सा कहीं ना कहीं मुझे नफरत जैसी महसूस कर रहा है। तुम मुझ पर गुस्सा या नफरत दोनों भी कर सकते हो, पर यह बात जान लो, मैं भले ही आज अकेला कहीं जाऊँ या किसी और के साथ जाऊँ, आज भी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ सिचान का प्यार है। मेरी लाइफ में आज भी सिर्फ और सिर्फ सिचान है। मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। बाय द वे वांग जी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे लान वांग जी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा कहकर वो अपनी हाथों को आगे करता है। जी के हाथों में वो व्हाइट रैबिट देता है, वो उसके लिए लाया था। हाँ, तुम्हारा तोहफा। विंग अब वांगजी के अंदर जाता है। उस रैबिट को देखकर वांगजी गुस्से से उस पल को याद करने लगा जब नी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा था। एक बात तो थी, वो रैबिट जैसे ही उस फॉरेस्ट से बाहर आते हैं वो खुद को इनविजिबल नहीं कर पाते। ये उनका मैजिक सिर्फ और सिर्फ उसी फॉरेस्ट में चल सकता था, यह लान क्लैन में नहीं। जैसे ही वांगजी ने जिंगसी के अंदर अपने कदमों को रखा, वो चारों तरफ देखने लगा कि जिंगसी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले थी। वह कुछ भी नहीं बदला था। वो अंदर आकर एक टेबल के पास खड़ा हो गया और तभी उसे कुरेर ने कहा, जो उसके पीछे आए थे, वांगजी तुम बात लेकर थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भेजता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अब वांगजी अपने कपड़ों में से कुछ बाहर निकालने लगा। उसके हाथों में रिबन थी, रेड कलर की रिबन जो विंग के लिए लाया था। उसे आज भी याद है कि विंग हमेशा अपने हेयर में एक रेड कलर की रिबन बांधे रखता है। उस रिबन को टेबल पर रखते हुए दोबारा अपने कपड़ों में से कुछ निकाल रहा था। अब इस बार उसके हाथों में एक लेटर था, जो लेटर उसने यहाँ आने से पहले विंग के लिए लिखा था। उस लेटर को उसने जैसे ही ओपन किया, मैं पहले शब्दों में लिखा था, विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, कैसे हो तुम? क्या तुम भी मुझे याद करते थे? मैं नहीं जानता। मैंने अब बचपन की सारी मेमोरी सील कर दी है, लेकिन एक बात जो मैं हर रात सपने में देखता हूँ, मैं खुद को हर बार सपनों में तुम्हारे साथ वी फॉरेस्ट में पाता हूँ, तुम्हारे वी क्लैन में पाता हूँ, जहाँ तुम एक रैबिट से बात करते हो। उस रैबिट को तुम बाव पुकारते हो और वो ब्लैक है। मैं हर बार कभी कभी इस बात को सोचकर खुद पे ही हंसने लगता हूँ। तुम कैसे एक रैबिट से बात कर सकते हो? लेकिन सपने तो सपने होते हैं ना, उसमें हम कुछ भी देख सकते हैं। पता नहीं ये सपना है या सच, पर कभी कभी मुझे सच लगने लगता है। मैं हर रोज तुम्हें इसी तरह अपने सपने में मिलता हूँ। विंग, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन तुमने अपने से दूर किया था, इस वजह से मैं यहाँ दोबारा नहीं आया। विंग, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानते हो विंग, मैं नहीं जानता कि मैंने वैसा क्यों किया था, लेकिन हाँ, मेरे चेहरे को, तुम्हारे स्माइल को कभी सील नहीं कर पाया, और इसका रीजन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं तुम्हें शायद बचपन से पसंद करता हुई, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा चेहरा भूल नहीं पाया था, उसे सील नहीं कर पाया था। ये सच है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल कहता है शायद मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हुई। यही बात उस खत में आखिरी बार लिखी हुई थी। अब वांगजी उस लेटर को गुस्से से फेंकने ही वाला था कि तभी जिंगसी का डोर किसने खटखटाया। वह एक कल्टीवेटर था जो वांगजी के लिए खाना लेकर आया था। वांगजी ने डोर ओपन किया और उससे अंदर आने के लिए कहा। उस कल्टीवेटर ने वांगजी को बो करते हुए कहा, सेकंड चाइल्ड लान वांगजी, ये रहा आपका दोपहर का भोजन, आप खाकर थोड़ी देर आराम कर ले और शाम को 7 बजे मेन हॉल में आ जाना, ऐसा क्लैन लीडर ने कहा है। इतना कहकर वहां से चला गया और वांगजी जो उस खाने की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर उसकी एक चीख निकल गई। क्या ये खाना वो मुझे कैसे खिला सकते? वो सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ये खाना खाऊं जिसमें ना मिर्च है, ना मसाला है, ना नमक है, बिल्कुल बेस्वाद। और ये आवाज विंग को अपने रूम में सुनाई दी और विंग बाहर आकर देखने लगा। बाहर कोई था जो वांगजी के डोर पर खाना रख रहा था, और ये देखकर विंग को उस वक्त की याद आई कि जब विंग पहली बार लान क्लैन में आया था, तब उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसने भी ऐसे ही चीख मार के यही बात कही थी, और किसने उसके डोर के बाहर यही खाना रखा हुआ था। और वो शख्स अब वांगजी का डोर नॉक करता है। जैसे वांगजी ने अपना डोर ओपन किया, वहाँ पर कोई नहीं था। सो हेलो एवरीवन, कैसा लगा आज का पार्ट? आई होप अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।